कहानी शुरू होती है मॉर्निंग से। अपना जाओ जिसू मजे से सो रहा होता है। तभी जाओ जिसू के कमरे में बहुत सारी दासियां आती है और उन दासियों के बीच में अपनी वैन की माँ आती है। सारी दासियों के हाथ में थाली था जिसपे एक रेड कपड़ा रखा हुआ था। वैन की माँ जाओ को सोता हुआ देख के बोलती है, इसको बोला था रस्म है, फिर भी ये इतना लेट तक सो रहा है। वैन की माँ जाओ के पास जाती है और उसे जगाती है, पर जाओ जिसू उठता नहीं है, वो अपना सो रहा होता है मजे से। वैन की माँ जाओ को बहुत प्यार से जगाती है, पर जाओ उठ नहीं रहा होता है। इसलिए वैन की माँ को गुस्सा आता है और वो तेज चिल्ला के बोलती है, जाओ जिसू। जाओ जिसू की इससे नींद खुल जाती है और वो बेड पे बैठ जाता है और कहता है, हाँ क्या हुआ। वैन की माँ जाओ से बोलती है, मैंने सुना था कि तुम 5 लेक अलाइन के सबसे अच्छा योद्धा हो। जाओ जिसू बोलता है, हाँ मैं हूँ। वैन की माँ बोलती है, फिर भी तुम इतनी लेट तक सो रहे हो। हमारे यहाँ पे तो काफी सारे जने उठ के अभी ट्रेनिंग भी करना स्टार्ट हो गए हैं। जाओ हल्का सा नींद में रहता है, इसलिए वो कहता है, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सबको पछाड़ सकता हूँ। वैन की माँ बोलती है, अच्छा। जाओ जिसू बोलता है, वैन की माँ बोलती है, ठीक है, पर अभी उठ जाओ, रस्म का टाइम हो गया है, तुम्हें नहाना वहाना भी है। जिसे सारे गाँव वाले देखने आने वाले हैं वो तो मजे से सो रहा है, वो देखेंगे किसे फिर। उठ जाओ जल्दी से और नहा लो जाके। जाओ की अब नींद खुल जाती है। जाओ कहता है, ठीक है। फिर जाओ उठ जाता है। फिर वैन की माँ उन दासियों से कहती है, तुम ये सब सामान यहीं पे रख दो। फिर वो सारी दासियाँ वो सामान वहीं पे रख देती है। अपना जाओ सो उस सामान को देखता है, पर उसके ऊपर कपड़े रखे हुए थे, इसलिए वो पहचान नहीं पाता कि किसमें क्या है। जाओ जो सुमन में ही कह रहा होता है, इतनी सारी थालियाँ, इनमें क्या होगी। वैन की माँ एक एक करके सब पे से कपड़ा हटा देती है। उनमें बहुत सारे ड्रेस थे और उस ड्रेस के मैचिंग ज्वेलरीज थे, पर वो सब बहुत ही भारी लग रहे होते हैं। वो सब लड़कों के ही ज्वेलरीज थे। वैन की माँ जाओ को लड़की नहीं बनाना चाहती थी। वैन की माँ तो जाओ को एक बेटा की तरह ही मानती है। जाओ की तो आंखें बड़ी हो जाती है इतने सारे सामान को देख के। जाओ बोलता है, इतनी भारी ज्वेलरीज। वैन की माँ कहती है, हाँ मैं मानती हूँ कि तुम एक लड़का हो, पर मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि तुम मेरे वैन के पार्टनर हो। और हमारे यहाँ पे नए जोड़े को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है, इसलिए तुम्हें ये सब तो पहनना ही पड़ेगा। जाओ जिसू बोलता है, ये सब बहुत भारी है। फिर जाओ जिसू उन कपड़े को मतलब छूता है तो बोलता है कि ये देखिए ना, ये कपड़ा भी कितना भारी है, मैं तो चल ही नहीं पाऊंगा। वैन की माँ कहती है, ये रोज की तो बात नहीं है, बस आज की बात है, तो आज के लिए संभाल लो, ठीक है। जाओ जिसू कुछ बोल नहीं रहा होता है, इसलिए वैन की माँ कहती है, देखो बेटा, आज एडजस्ट कर लो, ठीक है। और वैन की माँ जाओ के सर पे बहुत प्यार से हाथ रखती है, इसलिए जाओ हाँ में सर हिला देता है। वैन की माँ कहती है, ठीक है, तुम नहा लो, मैं आती हूँ, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। जाओ बोलता है, आपको क्या ज़रूरत है, मैं खुद तैयार हो जाऊँगा, और काउवेनिंग भी तो है, वो मुझे तैयार कर देगा। वैन की माँ कहती है, नहीं, हमारा यहाँ का नियम है कि सास ही अपनी बहू को तैयार करती है। जाओ अपने नजरें नीचे कर लेता है और कहता है, मैं बहू नहीं हूँ आपकी। वैन की माँ मुस्कुराती है और कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें ये सुन के अजीब लगता होगा, पर अब जो है वो है। अब कहा तो यही जाएगा ना कि तुम मेरे वैन के पत्नी हो। जाओ थोड़ी सी धीरे आवाज में कहता है, वो भी तो मेरी पत्नी बन सकता है ना, मैं उसका पति क्यों नहीं बन सकता, वही मेरा पति क्यों बनेगा, मुझे लड़की नहीं बनना। जाओ ने ये बहुत धीरे बोला होता है, इसलिए वैन की माँ को सुनाई नहीं देता है, पर होता है ना कि हल्का हल्का सुनाई दे देता है। वैन की माँ कहती है, हाँ क्या बोला तुमने, मैंने ढंग से सुना नहीं। जाओ बोलता है, कुछ नहीं। वैन की माँ बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें स्नान कर बता देती हूँ, तुम नहा लेना, फिर मैं तैयार कर दूंगी तुम्हें। जाओ हाँ में सर हिला देता है। अब हमें भूत घाटी का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे गाँव चौन के सेवक भूत घाटी के जंगलों में इधर उधर घूम रहे होते हैं, हाथ में कुछ सामान लेके, और उन्हें दूर से अपना वो ब्लैक पैंथर देख रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद भूत घाटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना वैन केजिंग अपने प्यारी गुफा के अंदर बैठा हुआ था और वो बहुत गहरी सांसें ले रहा था, जैसे कि वो बहुत थक गया हो। तभी गुफे के अंदर वैन की माँ आती है और वैन से कहती है, तुमने फिर से अपनी शक्ति यूज़ की ना, तुम कितने थके हुए लग रहे हो, तुम अभी उसे ढंग से यूज़ नहीं कर सकते हो, तो तुम इसे मत किया करो। वैन बोलता है, तो कब कर पाऊंगा मैं, 4 साल हो गए हैं मुझे शक्ति मिले हुए, पर मैं अभी भी इसे ढंग से यूज़ नहीं कर पाता हूँ, इसे यूज़ करते ही मैं बहुत थक जाता हूँ। वैन की माँ कहती है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। वैन कहता है,
कब से कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हो पाता, मैं हमेशा थक जाता हूँ। वैन की माँ वैन के सर पे हाथ रखती है और कहती है हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत करो। वैन भी फिर शांत हो जाता है। फिर वैन की माँ अचानक से वैन के सर पे मारती है। वैन कहता है क्यों मारा? वैन की माँ कहती है तुम्हारा आज रस्म है ना और तुम ऐसे आवारा की तरह घूम रहे हो। फिर वैन की माँ वैन का कान खींच लेती है और कहती है ठीक है, फटाफट उठो और जाओ और तैयार हो जाओ। वैन कहता है ठीक है। फिर वैन वहाँ से उठ जाता है और जाने लगता है। वैन की माँ फिर कहती है खबरदार अगर तुम अपने कमरे में गए, ठीक है, तुम्हें दूसरे कक्ष में तैयार होना है। वैन कहता है क्यों, वो मेरा कमरा है ना। वैन की माँ कहती है अरे महाराज जी, आप भूल चुके हो कि अब वो जाओ जिसू का भी कमरा है, वो तैयार हो रहा है वहाँ पे, तो तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। वैन कहता है तो क्या हुआ, वो मेरा पार्टनर है। वैन की माँ फिर से वैन का कान खींच लेती है और कहती है पार्टनर वार्टनर ना बाद में, ठीक है, आज के दिन तुम उससे नहीं मिलोगे जब तक बाकी लोग उसका चेहरा ना देखें, ठीक है। वैन कहता है मैं उसको देखे बिना कैसे रह पाऊंगा। वैन की माँ कहती है जैसे रहा जाता है। वैन कहता है मैं तो मर ही जाऊंगा। वैन की माँ कहती है ठीक है बेटा, मर जाओ। वैन कहता है बहुत गलत बात है, आप तो बहुत रूड हो गए हो जाओ जिसू के आने के बाद। वैन की माँ फिर से वैन का कान खींच लेती है और कहती है अच्छा बच्चों, मेरे से चला के चुपचाप तैयार हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है। फिर जाओ जिसू को ये सब रस्म खत्म करके उसे खाना भी तो बनाना है। वैन की माँ फिर वैन से पूछती है वैसे उसे खाना तो बनाना आता है ना? वैन थोड़ा अटक अटक के बोलता हाँ बनाना आता है ना। वैन की माँ कहती है तुम इतना अटक क्यों रहे हो? वैन कहता है नहीं, वो शक्ति यूज किया ना तो अभी भी थोड़ा थका थका सा लग रहा हूँ। वैन की माँ कहती है ठीक है। फिर वैन की माँ भी वहाँ से जाने लगती है। वैन फिर मन में कहता है वो खाना नहीं बना पाएगा, मुझे पूरा यकीन है, वो सिर्फ बातें बना सकता है और अपने तलवार से लोगों का गला काट सकता है। वो खाना बना भी पाएगा या फिर किचन की पूरी तहस नहस कर देगा। वैन चल नहीं रहा होता है, बहुत धीरे चल रहा होता है, इसलिए वैन की माँ कहती है अब तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है, जल्दी तेज चलो। वैन कहता है हाँ ठीक है। फिर वैन बहुत ही ज्यादा तेज चलने लग जाता है और अपनी माँ से आगे पहुंच जाता है। वैन की माँ कहती है पागल ही है लड़का। अब थोड़ी देर बाद जाओ जिसू को दिखाया जाता है जिसको वैन की माँ तैयार कर रही होती है और उसके पास काऊ वेनिंग खड़ा रहता है और वो बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। वैन की माँ ने जाओ जिसू को बहुत ही अच्छे से सजाया होता है, उसके बाल भी काफी अच्छे लग रहे होते हैं। काऊ वेनिंग जाओ जिसू से कहता है अरे आप तो कितने सुंदर लग रहे हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप इतने भी सुंदर लग सकते हो। जाओ कुछ नहीं कहता और बस काऊ वेनिंग को घूरने लग जाता है। काऊ वेनिंग फिर ऐसे खांसता और कहता है ऐसे ही बोल दिया मैंने। वैन की माँ मुस्कुराती है और कहती है कि सच्ची में तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो, सच बोलो तो तुम हो ही सुंदर, तुम कैसे भी तैयार हो, बहुत अच्छे लगते हो। जाओ जिसू हल्का सा मुस्कुराता है। वैन की माँ कहती है ठीक है, मैं जब बुलाऊं तो तुम बाहर आ जाना, अभी मैं जाती हूँ। जाओ हाँ में सर हिलाता है और काऊ वेनिंग बस देखा जा रहा होता है। फिर वैन की माँ वहाँ से चली जाती है। वैन की माँ के जाते ही काऊ वेनिंग बोलता है आप तो बहुत आज्ञाकारी बन रहे हो, आप तो इनसे इतने प्यार से बात कर रहे हो, आप तो भूत घाटी के लोगों से नफरत करते थे ना। जाओ जिसू गुस्से में बोलता है हाँ मैं करता हूँ, पर इनसे नफरत नहीं हो रही, ये बहुत प्यारी है। काऊ वेनिंग बोलता है पर आप भूल रहे हो ये भूत घाटी की ही है और तो और ये वैन की माँ है, मतलब यहाँ की महारानी है ये। जाओ जिसू फिर कुछ नहीं बोलता और शांत हो जाता है। काऊ वेनिंग भी फिर बोलना अच्छा नहीं समझता है। अब अपने वैन गेजिंग को दिखाया जाता है जो तैयार हो रहा होता है और उसको तैयार अपनी गुजियान कर रही होती है। वैन गेजिंग बोला जा रहा था। वैन गेजिंग बोलता है माँ तो जाओ जिसू के पीछे ही पड़ गई है। हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि माँ जाओ जिसू से प्यार करती है, पर जलन भी तो होता है, वो तो मेरे पास आई ही नहीं, मुझे खुद तैयार होने के लिए छोड़ दिया और गुजियान से बोल दिया कि मुझे तैयार करा दो। गुजियान बोलती है हाँ मैं अच्छा तैयार नहीं करवा रही क्या? वैन बोलता है ऐसी बात नहीं है, पर माँ के हाथों से होना था। गुजियान बोलती है अब क्या कर सकते हैं। गुजियान फिर बोलती है वैसे आपने मुझे मना क्यों किया है उन लोगों के सामने आने से? वैन फिर मुस्कुराता है और कहता है अगर मैंने जाओ जिसू को बता दिया कि तुम जिंदा हो और मैंने तुम्हें खाया नहीं है तो मेरे से नफरत नहीं करेगा, मतलब करेगा, पर ऐसा ना थोड़ी सी नफरत कम हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ वो मेरे से लड़े झगड़े, मुझे मजा आता है जब वो मेरे पे गुस्सा करता है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। गुजियान बोलती है आपके प्यारे लगने के चक्कर में मैं उनसे मिली ही नहीं हूँ, पता है मुझे कितना मन है मास्टर शू से बात करने का। वैन बोलता है कर लेना मेरे आदू से बात, मैं आज रात को ही सब बता दूंगा, ठीक है? गुजियान बोलती है ठीक है और एक प्यारी सी स्माइल देती है। अब थोड़ी देर बाद वैन को बाहर बुलाया जाता है और एक कुर्सी पे बैठा दिया जाता है। उसके पास एक और कुर्सी था जहाँ पे अपना जाओ जिसू आके बैठेगा। गांव के सारे लोग आ गए थे। वैन अपनी माँ से बोलता है जाओ जिसू कहाँ पे है माँ? वैन की माँ कहती है सब्र करो वो आ रहा है। वैन कहता है
तो पहले मुझे क्यों बुलाया, उसे क्यों नहीं बुलाया? वैन की माँ बोलती है तुम शिकायत करना बंद करो, ठीक है। वैन फिर कुछ नहीं कहता। फिर वहाँ पे ना अपने जाओ जिसू भी आता है। जाओ जिसू के पास काऊ वेनिंग रहता है और एक लड़की रहती है जो उसे ला रही होती है, और अपना वैन केजिंग जाओ जिसू को देख के एकदम फ्लैट हो जाता है। उसे देख ही रहा होता है। जाओ जिसू के चेहरे पे हल्का सा ना ऐसे कुछ रखा हुआ था, दुपट्टा टाइप रेड कलर का रखा हुआ था, हल्का सा दुपट्टा, ताकि जाओ जिसू का चेहरा पहले कोई देख ना पाए। और जाओ जिसू को वहाँ पे ले जाके बैठा दिया जाता है। जाओ जिसू तो मन में ही कह रहा होता है सच्ची में लड़की वाली फीलिंग आ रही है, ये घूंघट क्यों रखा है मेरे ऊपर। वैन की माँ जाओसू के पास जाके खड़ी हो जाती है और सबसे कहती है मुझे खुशी है कि आप सब हमारी खुशियों में शामिल होने आए हैं। वैन की माँ जाओ के सिर पे हल्का सा हाथ रखती है और सबसे कहती है ये मेरे घर की नई खुशी है। वहाँ के सारे लोग मुस्कुरा रहे होते हैं और दूर खड़ी गुसियन भी मुस्कुरा रही होती है। फिर वैन की माँ जाओ के सर से वो दुपट्टा हटाती है और सब फाइनली जाओ का चेहरा देखते हैं। सारे देख के बोलते हैं बहुत ही खूबसूरत है, पर एक आदमी बोलता है ये तो लड़का है, आप अपने बेटी की शादी एक लड़के से करवा दिया, आपका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और ये सुन के वैन थोड़ा सा शांत हो जाता है और अपने सर नीचे कर लेता है और जाओ जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर सारे गांव के लोग कहने लग जाते हैं धीरे धीरे हाँ वंश कैसे आगे बढ़ेगा, सही बात है, एक लड़के से शादी कर ली। सब कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं और वैन को अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी वैन की माँ सबसे कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे का वंश आगे बढ़े कि ना बढ़े, मेरा बेटा एक बच्चा गोद ले सकता है और वो भी हमारा वंश आगे बढ़ा सकता है। मुझे मेरे बच्चे की खुशी प्यारी थी और मेरे बच्चे ने इसे पसंद किया, तो ये हमारे घर की नई रौनक है। वैन की माँ की आवाज़ उस समय बहुत ही बुलंद थी, इस वजह से सारे शांत हो जाते हैं, सारे कुछ नहीं कह पाते हैं। फिर वैन की माँ कहती है मैं आशा करती हूँ कि आप इन्हें आशीर्वाद ही देंगे। वैन की माँ फिर कहती है तो आप आ सकते हैं। गांव वालों की तो बोलती बंद हो गई होती है। फिर सारे एक एक करके गांव वाले आते हैं और वैन और जाओ को अपना आशीर्वाद देते हैं और कुछ तोहफे के तौर पे देते जाते हैं। उस गांव में बहुत ही कम लोग थे, पर जितने थे वो दिल के काफ़ी अच्छे थे। जाओ जिसू मन में सोच रहा होता है ये क्या सर्कस चल रहा है, बंदर लग रहा हूँ मैं, पिंजरे में बंद हुआ, सारे देख रहे हैं मुझे। अपने जाओ जिसू के चेहरे पे तो कोई इम्प्रेशन नहीं था, पर वैन बहुत खुश था और वैन की माँ भी। अपना काऊ वेनिंग इधर उधर भीड़ में अपनी गुजन को ढूंढ रहा होता है। काऊ वेनिंग को कल वाली लड़की दूर से दिखती है, मतलब अपनी गुजन ही रहती है, पर काऊ वेनिंग पहचान नहीं पाता है क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था और आज भी उसका चेहरा ढका हुआ था। गुजन जैसे ही नोटिस करती है कि काऊ वेनिंग उसे देख रहा है तो गुजन वहाँ से हट जाती है और इस वजह से काऊ वेनिंग को और शक हो जाता है कि वो उसकी गुजन ही है। अब फाइनली सारे गांव वाले धीरे धीरे करके आके उस जाओ जिसू का चेहरा देख लेते हैं और उनको आशीर्वाद दे देते हैं। फिर सारे गाँव वालों को खाना खिलाया जाता है, सारे गाँव वालों को लाइन से ही बैठाया जाता है और सामने ही अपने वैन और जाओ को खड़ा कर दिया जाता है। वैन की माँ जाओ के पास आती है और खाने का बर्तन लाती है और जाओ को पकड़ा देती है और कहती है सबको खाना दो। जाओ जो शौक हो जाता है और कहता है हाँ इतने सारे लोगों को। वैन की माँ कहती है अपने हाथ से खिलाओगे तभी तो आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। शुक्र करो मैंने तुम्हें बनाने का नहीं बोला, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे तो बनाना पड़ा था, मैंने बनाया भी था और खिलाया भी था। जाओ कहता है वैन कहता है खिलाना तो पड़ेगा। जाओ फिर हाँ में सिर हिलाता है। वैन बहुत ही मुस्कुरा रहा होता है, इसलिए वैन की माँ उसके हाथ में भी एक थाली पकड़ा देती है और कहती है तुम भी इसके साथ खाना सर्व करो, तुम्हें भी तो आशीर्वाद चाहिए ना, तुम दोनों जोड़े हो, तुम्हें साथ में खाना देना है, ठीक है। वैन कहता माँ, वैन की माँ कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, और ये सुन के अपना जाओ जिससे थोड़ा सा मुस्कुराता है। फिर वो दोनों सबको खाना खिलाने लग जाते हैं। वैन और जाओ फिर फाइनली सबको खाना खिला देते हैं और सारे गांव वाले वहाँ से चले भी जाते हैं और वैन और जाओ वहीं पे खड़े थे। फिर अचानक से जाओ नीचे बैठ जाता है और बच्चों जैसा हरकत करता है। जाओ बोलता है हाँ मैं थक गया, इतनी मेहनत तो मुझे किसी ने नहीं करवाई, कमर की बैंड बज गई है मेरी। वैन हंसता है और कहता है अभी बजी नहीं है, अभी बजना बाकी है। जाओ जिसु गुस्से में वैन को देखता है और कहता है क्या मतलब। वैन कहता है अभी तो तुम्हें हम सब के लिए खाना बनाना है, भूल गए, मैंने कहा था ना खाने बनाने के रस्ते में तुम्हें खाना भी बनाना पड़ेगा। जाओ कहता इतनी मेहनत करने के बाद अब खाना भी बनाना पड़ेगा, मैं तो बहुत थक गया हूँ और ऐसे भी मुझे खाना बनाना नहीं आता है। वैन कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। जाओ कहता है मदद करने से अच्छा तुम खुद ही बना दो, मुझे नहीं बनाना, अब मैं और कुछ नहीं करने वाला। और ये कहते ही उठ जाता है। वैन कहता है अरे यार मेरी माँ के लिए बना दो। जाओ कहता है नहीं मैं थक चुका हूँ और मुझे आराम चाहिए। और जाओ जाने लगता है। तभी वैन कहता है अगर तुमने खाना बना दिया तो मैं बता दूंगा कि गुजियन कहाँ पे है। और ये सुन के जाओ वहीं पे रुक जाता है और कहता है मतलब गुजियन जिंदा है। वैन कहता है
फिर जाओ जिसू गुस्से में वैन के पास आता है और कहता है गुजियान कहाँ पे है। वैन कहता है तुम खाना बना के खिला दो, मैं बता दूंगा गुजियान कहाँ पे है। जाओ जिसू तो बहुत ही गुस्से में रहता है और वो वैन को मारने ही वाला रहता है। तभी वहाँ पे वैन की माँ आ जाती है, जिस वजह से जाओ वहाँ पे शांत हो जाता है। वैन की माँ जाओ से कहती है जाओ बेटा अब खाना बनाने की रस्म है, तुम खाना बना दो ताकि हम भोग भी चढ़ा सके। जाओ कहता है भोग। वैन की माँ कहती है हाँ, तुम्हारे हाथ का फर्स्ट बनाया हुआ खाना हम उस शेर की मूर्ति को चढ़ाएंगे फिर खाएंगे, तो तुम जल्दी से बना दो। वैन हाँ में सर हिलाता है और पूछता है किचन कहाँ पे है। फिर वैन की माँ जाओ को किचन में ले जाती है। वैन भी पीछे पीछे जा रहा होता है क्योंकि जाओ को तो खाना बनाना आता नहीं है, वैन को ही सिखाना होता है। पर वैन की माँ वैन से कहती है तुम क्या पीछे पीछे घूम रहे हो, चलो चुपचाप, ये इनको अकेले ही करना पड़ेगा, जाओ बेटे को खाना अकेले ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सुन के तो जाओ की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि उससे खाना तो बनाना आता नहीं है। जाओ मन में ही कह रहा होता है अगर इसने मुझे नहीं सिखाया खाना बनाने का तो मैं इस किचन में आग लगा दूंगा पक्का, मुझे तो कुछ नहीं पता। वैन अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है कि साथ में रहने दो ना, मैं कौन सा मदद कर रहा हूँ, पर वैन की माँ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और वैन को वहाँ से भगा देती है। फिर वैन को भी वहाँ से जाना पड़ता है। वैन की माँ जाओ से कहती है वैसे तुम्हें पूड़िया तो पता है ना कि वो क्या होता है। जाओ को तो पता नहीं रहता है फिर भी वो हाँ में सर हिला देता है। वैन की माँ फिर कहती है और एक काम करना, पूड़ी बना देना, सब्जी बना देना और कुछ मीठा बना। जाओ तो बहुत ही ऐसा ना, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है फिर भी वो हाँ में सर हिला देता है। वैन की माँ मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है और जाओ सोच रहा होता है कि सब्जियाँ कैसे बनाते हैं और मीठे में मैं क्या बनाऊँ और ये पूड़ियाँ होती क्या हैं और उसको बनाते कैसे हैं। जाओ ये सभी सोच रहा होता है तभी जाओ को पीछे से एक आवाज़ आती है जो कर रहा होता है। फिर जाओ जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो अपना वैन रहता है। वैन फिर कहता है मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करना। वैन बहुत ही धीरे बोल रहा होता है इसलिए जाओ को सुनाई नहीं दे रहा होता है। जाओ कहता है अरे क्या बोल रहे हो, तेज बोलो। और जाओ ने ये बात बहुत ही तेज बोली होती है इसलिए वैन उससे ना ऐसे शांत का इशारा करता है कि धीरे बोलो। जाओ फिर कहता है हाँ धीरे बोलूँगा। फिर वैन उसे समझा रहा होता है कि ये सब्जी लो और काटो। जाओ फिर वो सब्जी ले लेता है और उसे काटने लगता है, पर जाओ सब्जियां नहीं, ऐसा लग रहा था इंसान काट रहा है, ऐसा लग रहा था उसके हाथ में चाकू नहीं तलवार है, वो तलवार चला रहा हो। ये सब देख के वैन अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है क्या मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। वैन जैसे जैसे बोल रहा था जाओ जिसू वैसा कर रहा था पर सब कुछ उल्टा हो जा रहा था। वैन तो बहुत ही परेशान हो गया होता है। वैन कुछ और बोल पाता तभी वैन के पीछे वैन की माँ आ जाती है और उसका कान पकड़ लेती है और कहती है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तुझे मना किया था ना, यहाँ पे नहीं आना था ना, मैंने कहा था ना, फिर तू क्यों आया। वैन कहता है अरे वो माँ कान छोड़ो, मैं ऐसे ही आ गया था। वैन की माँ कहती है हाँ मुझे पता है तू क्यों आया था, चल मेरे साथ, मैं एक मिनट भी तुझे अकेला नहीं छोड़ने वाली। वैन की माँ तो वैन को ले जाती है और जाओ तो सिर्फ देखता ही रह जाता है। वैन के जाने के बाद तो जाओ जिसको जो थोड़ा बहुत कर रहा था वो भी नहीं कर पाता है। अब वैन की माँ तो वैन को जाने दे ही नहीं रही होती है। वैन मन में ही कह रहा होता होगा कि पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, क्या तहस नहस कर रहा होगा। अब थोड़ी देर बाद किचन से एक आवाज़ आती है। वैन की माँ फटाफट भाग के जाती है और वैन भी जाता है। वैन की माँ देखती है कि किचन की पूरी हालत ख़राब हो गई होती है और जाओ जिसू ने आग लगा दी होती है एक जगह पे। वैन फटाफट उस आग को बुझाता है और जाओ जिसू को देखता है कि तुम ठीक तो हो ना। जाओ जिसू हाँ में सिर हिलाता है। जाओ जिसू जो इतना सुंदर लग रहा होता है उसका चेहरा तो हल्का हल्का काला पड़ गया होता है धुएं के कारण। अब वैन की माँ थोड़े गुस्से में रहती है। जाओ जिसू को लगता है कि वैन की माँ उसे डांटेगी। वैन की माँ जाओ जिसू के पास आती है और ना गुस्से में ही कहती है तुम पागल हो क्या, तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते थे, पता है अगर तुम इस आग में जल जाते तो, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो तुम मुझे बोले क्यों नहीं। वैन की माँ गुस्से में जरूर थी पर वो जाओ के फिक्र के लिए गुस्से में थी और ये देख के वैन थोड़ा सा मुस्कुराता है और जाओ भी सर नीचे कर देता है और कुछ नहीं कह पाता है। फिर वैन की माँ वैन की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया इसे खाना बनाना नहीं आता। वैन कहता है वो माँ। वैन की माँ कहती है वो माँ क्या, अगर इसे कुछ हो जाता तो, ये जलवल जाता तो। वैन की माँ गुस्से में वैन से कहती है किसी काम की नहीं हो, निकलो यहाँ से। वैन कहता है अरे माँ बात तो सुनो। वैन की माँ कहती है चुपचाप निकलो यहाँ से। फिर वैन को वहाँ से जाना ही पड़ता है। फिर वैन की माँ जाओ जिसू से कहती है तुम ठीक तो हो ना। जाओ कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वैन की माँ कहती है खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, मैं तुम्हें सिखाती हूँ वैसा वैसा करना, ठीक है। जाओ जिसू हाँ में सिर हिलाता है। वैन की माँ अपने पास से एक कपड़ा निकालती है, उसे गीला करती है और जाओ जिसू का चेहरा साफ करने लग जाती है
क्योंकि उसका चेहरा काला हो गया होता है ना धुएं के कारण, इसलिए। और ये जाओ जिसू को देख के ये बहुत ही अच्छा लगता है। वैन की माँ कहती है ठीक है हम सब्जी बना लेते हैं पहले। जाओ सू कहता है हाँ। फिर वैन की माँ जाओ को सब्जी निकाल के देती है और कहती है ये काट दो, ठीक है। जाओ जिसू हाँ में सिर हिलाता है। जाओ जिसू फिर से चाकू नहीं तलवार चला रहा होता है। वैन की सर पे हाथ मारती है और कहती है जाओ सू फिर से हाँ में सिर हिलाता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे चाकू कैसे पकड़ना है। खाना काट रहे हो, हमें ये खाना है। जाओ को अच्छे से समझाती है कि चाकू कैसे पकड़ना है। वो ना ऐसे हाथ में उसके रख के देती है कैसे पकड़ना है, और उसके हाथ पे हाथ रख के उसे काटना भी सिखाती है। जाओ सू फाइनली सारी सब्जियां काट लेता है। फिर वैन की माँ जाओ को सब्जी बनाना सिखा रही होती है। वैन जब वैसे ना मिर्ची डाल रहा होता है तो वो इतना दूर भाग जाता है आवाज़ से कि वो जल ना जाए। ये देख के वैन की माँ जाओ से कहती है ये मिर्ची है, कोई तीर नहीं जो आके सीधा तुम पे लग जाएगा। जाओ फिर से कुछ नहीं कहता और हाँ में ही सर हिलाता है। जाओ तो बेचारी बहू लग रहा होता है। फिर जाओ सू फाइनली सब्जी तो बना ही देता है, और ये सब ना दूर खड़ा हुआ वैन केजिंग भी देख रहा होता है। वैन केजिंग बहुत ही मुस्कुरा रहा होता है। वैन केजिंग कहता है इन दोनों को नजर ना लगे, इन दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। वैन की माँ जाओ से कहती है अब मीठा बना देते हैं, गाजर का हलवा बनाए। जाओ सू कहता है जाओ सू को एक्चुअली में पता नहीं होता है कि वो गाजर का हलवा होता क्या है, उसने कभी खाया नहीं होता है। इसलिए वैन की माँ कहती है तुमने गाजर का हलवा नहीं खाया। वैन ना में सर हिलाता है। वैन की माँ मुस्कुराती है और कहती है ठीक है मैं कभी तुम्हें बना के खिला दूंगी, पर आज तो तुम्हें खुद बनाना है, ठीक है। जाओ फिर से हाँ में सर हिलाता है। वैन की माँ जाओ को गाजर का हलवा भी बनाना सिखाती है और जाओ सो वो बना भी लेता है। अब बात आती है पूड़ी की। वैन की माँ कहती है पहले आटा लगा लो। जाओ फिर से हाँ में सर हिलाता है। वैन की माँ जाओ को आटा निकाल के देती है और कहती है पानी डालो। जाओ बहुत ज़्यादा ही पानी डाल देता है, जिस वजह से आटा पूरा उसमें घुल गया होता है। वैन की माँ कहती है अरे यार इतनी पानी नहीं डालनी थी, थोड़ी सी डालनी थी ताकि ये गूंद सके। जाओ कहता है सॉरी मुझे नहीं पता था। वैन की माँ कहती है ठीक है कोई बात नहीं, हम इससे मछली को डाल देंगे। जाओ कुछ नहीं कह पाता। फिर वैन की माँ जाओ को फिर से आटा निकाल के देती है और कहती है थोड़ा सा पानी डालना, और जाओ इस बार बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डाल देता है। वैन की माँ कहती है तो मजाक कर रहे हो मेरे साथ। जाओ कहता है नहीं। वैन की माँ कहती है तो इतना कम पानी क्यों, इनको ना मिक्स करना है आपस में, तो उस हिसाब से पानी डालो ना, धीरे धीरे करके इन्हें गूंदते रहो, ओके। जाओ हाँ में सिर हिलाता है और जाओ इस बार अच्छे से पानी डाल देता है। आटा गूंद जाता है, अब उसे मारना होता है। वैन की माँ कहती है अब इस आटे को हल्का हल्का दोनों हाथ से मारो। जाओ हाँ में तो सर हिलाता है, पर वो हल्के की जगह मुक्का मार रहा होता है। वैन की माँ जाओ से बहुत प्यार से कहती है कि तुम्हें एक बात पता है बेटा। जाओ कहता है क्या। वैन की माँ कहती है अगर इसकी हड्डियाँ होती ना इस आटे की तो वो अभी तक टूट गई होती। जाओ कहता है क्या। वैन की माँ कहती है इतना तेज नहीं मारना है, तुम इसे जान से मारना चाहते हो क्या, हल्का हल्का मारो। जाओ कहता है फिर जाओ हल्का हल्का मारने लग जाता है आटे को, और वो जाओ फाइनली आटा भी गूंद देता है। सारा खाना बना दिया होता है। सारे खाने तो सही थे, पर उसकी पूड़ियाँ बहुत ही अजीबोगरीब हो गई थी, क्योंकि उससे एक भी पूड़ी गोल नहीं बेलाई थी। वो अपनी बनाई हुई पूड़ी को देख के अजीब इंप्रेशन दे रहा होता है और मन में बोल रहा होता है मेरी एक भी पूड़ी काश गोल हो जाती। ये लड़कियां खाना कैसे बना लेती है, मुझे तलवार चलाना आसान लगता है पर खाना बनाना नहीं। वैन की माँ तभी जाओ के सर पे हाथ फेरती है और कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना इसलिए ऐसा बना है, पर तुमने बना दिया ना, ये बहुत बड़ी बात है। जाओ भी एक स्माइल दे देता है। फिर वैन की माँ कहती है चलो अब हम भोग चढ़ा देते हैं। जाओ जिसको बोलता है भोग। वैन की माँ बोलती है हाँ हम खाना खाने से पहले उस मूर्ति के सामने थोड़ा सा खाना रखेंगे, उसे ही हम भोग चढ़ाना कहते हैं। जाओ कहता है ओ। फिर वैन की माँ कहती है अब एक केले के पत्ते पे ये सारा खाना थोड़ा थोड़ा करके डाल दो। जाओ फिर हाँ कहता है और अपने बनाए हुए खाने को एक केले के पत्ते पे ही रख देता है, और वो पत्ता मतलब उस खाने को फिर उस मूर्ति के सामने ले जाया जाता है। वैन की माँ जाओ और वैन वहाँ पे थे। वैन की माँ जाओ से बोलती है ठीक है खाना चढ़ा दो, आंखें बंद कर लेना, हाथ जोड़ लेना और जो भी मांगना हो मांग लेना, ठीक है। अब जाओ हाँ में सर हिलाता है और वहाँ पे चला जाता है और वो खाने को वहीं पे रख देता है। खाने को एक केले के पत्ते के ऊपर रखा गया था और उसके ऊपर एक और पत्ता रख दिया था ताकि खाने पे कोई धूल मिट्टी ना पड़े। अब जाओ खाने को वहाँ पे रख लेता है और अपना हाथ जोड़ लेता है वैन की माँ को दिखाने के लिए, और मन में कहता है पता नहीं ये सब क्या तमाशा है, पता नहीं ये लोग तुम्हें क्यों मानते
हैं, एक शेर की मूर्ति को कौन मानता है। और पता नहीं ये जो खाना मैंने चढ़ाया है ये आप खाओगे भी कैसे। अगर वैन की माँ ने मुझसे ये नहीं कहा था तो मैं ये बिल्कुल नहीं करता। पता नहीं क्या क्या तमाशा करना पड़ रहा है, पर एक बार गुजियान मुझे मिल जाए। फिर जाओ जिसू अपनी आंखें खोल लेता है और उस मूर्ति के सामने मुंह बिगाड़ता है और फिर से वैन की माँ के पास जाके खड़ा हो जाता है। जाओ फिर वैन की माँ से कहता है, वैसे जो ये हमने खाना चढ़ाया है इसका होगा क्या, क्योंकि ये मूर्ति तो खाना नहीं खा पाएगी ना। आप जानते हैं ना पत्थर की मूर्तियाँ खाना नहीं खाती। ये बात सुन के वैन की माँ थोड़ी सी शांत हो जाती है और वैन थोड़ा सा गुस्सा होता है और कहता है, पता ना हो तो कुछ बोला नहीं करते। जाओ बोलता है, मैंने क्या बोल दिया। वैन की माँ फिर मुस्कुराती है और कहती है, मुझे पता है पत्थर की मूर्ति खाना नहीं खा सकती पर हम खा सकते हैं, तो चलो खाना खाने चलते हैं। और ये कहते ही वैन की माँ जाने लगती है और वैन की माँ के पीछे वैन भी जाने लगता है और जाओ जिसू भी वहाँ से जाने लगता है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे ना 4 कबूतर आए होते हैं उस मूर्ति के पास और उस खाने के आसपास घूम रहे होते हैं। फिर वो कबूतर ना चारों साइड से उस खाने को पकड़ लेते हैं, मतलब ऊपर जो केले के पत्ते को रखा हुआ था ना उसके साथ नीचे वाले को भी पकड़ लेते हैं ताकि खाना गिरे भी ना और खाने पे कोई मिट्टी भी ना पड़े। और वो चारों कबूतर एक साथ में उड़ जाते हैं और ये देख के जाओ एकदम शौक हो जाता है कि कबूतर इतने समझदार होते हैं क्या। जाओ हैरानी भरी नजरों से उन कबूतर को ही देखा जा रहा होता है जो उड़ के चले गए होते हैं। वैन की माँ ये देख के मुस्कुराती है और जाओ से कहती है, चले, भूख लगी है मुझे, तुम्हारे हाथ का खाना भी तो देखना है। इतना तबाही मचा के तुमने इतने प्यार से खाना जो बनाया है तो चले। जाओ जिसू फिर हाँ कर देता है और वो सब जाने लगते हैं। पर जाओ जिसू सोच रहा होता है कि कबूतर इतने समझदार है और वो कबूतर खाना लेके कहाँ जाएंगे, वो चाहते तो यहाँ पे भी खा सकते थे। जाओ यही सोच रहा होता है और अब हमें उन 4 कबूतर को दिखाया जाता है जो अभी भी उड़ रहे होते हैं। वो बहुत ही ऊंचा उड़ रहे होते हैं, नीचे पूरा जंगल दिख रहा होता है जो बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। आसमान एकदम नीला नीला, मौसम भी काफी अच्छे थे। फिर वो कबूतर काफी देर उड़ने के बाद एक गुफा के अंदर जाते हैं और वो खाना ना वहीं पे रख देते हैं और लाइन से खड़े हो जाते हैं वो कबूतर। तभी एक आवाज आती है जो कहती है, ऐसा लगता है कि वैन के परिवार में कोई नई दुल्हन आई है। फिर हमें एक हाथ दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक ब्रेसलेट जैसा कुछ था पर वो पत्तों से बना हुआ था। छोटे छोटे पत्तों के बने हुए एक ब्रेसलेट थे जिसमें एक वाइट फूल लगा हुआ था। वो हाथ उस खाने के ऊपर से वो पत्ता हटाती है और पूरी देख के कहती है, लगता है इस दुल्हन को पूड़ियाँ बनानी नहीं आती। फिर हमें उस शख्स का सिर्फ होठ दिखाया जाता है जो स्माइल कर रहा होता है। फिर वो शख्स एक पूड़ी उठाता है और उसके थोड़े थोड़े टुकड़े करके ना कबूतरों को दे देता है। फिर एक निवाला सब में से लेता है, फिर बाकी खाने को गुफे के बाहर रख देता है। उस शख्स का हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता है पर हमें उसके बैक साइड दिखाया जाता है। उसके बाल काफी बड़े थे, काफी सुंदर से थे, उसने काफी अच्छे ड्रेस पहन रखे थे, एकदम वाइट और काफी बड़े और काफी घेरदार। और उसके हाथों में सिर्फ एक ब्रेसलेट था जो पत्तों से बनाया हुआ था। वो शख्स आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मैं आशा करूँगा कि वैन की फैमिली हमेशा खुश रहे। और ये कहते ही वो गुफे के अंदर वापस चला जाता है। अब कहानी अपने जाओ जिसू पे शिफ्ट होती है जो सबको खाना सर्व कर दिया होता है और वैन की माँ वो खाना खा भी रही होती है। वैन की माँ कहती है, सारे खाने ना बहुत अच्छे बने हैं, बस तुम्हें थोड़ी पूड़ियों पे काम करना पड़ेगा। अगर वो गोल हो गई तो तुम्हारा तो कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता खाने में, मैं भी नहीं। वैन कहता है, झूठ मत बोलो माँ, सब्जी में काफ़ी ज़्यादा नमक है और इस मीठे में तो बिल्कुल मीठा ही नहीं है। जब वैन की माँ जाओ की तारीफ कर रही थी तो जाओ के चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी, पर जैसे ही वैन ने अपना मुंह खोल दिया जाओ को गुस्सा आने लगा। जाओ गुस्से में वैन को देखने लगा और वैन जाओ को देखने लगा और कहने लगा, क्या अच्छा नहीं है तो नहीं है। ये बात सुन के वैन की माँ वैन को हल्का सा मारती है और कहती है, जाओ ने इतने प्यार से खाना बनाया है, तुम आज तक एक चाय भी बना पाए हो? वैन कहता है, माँ मुझे सब कुछ आता है पर मैं बनाता नहीं हूँ। पर इसे तो आता ही नहीं है ना। वैन की माँ कहती है, तुम इसे अपने पसंद से घर लाए हो और तुम इसकी ऐसी बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि इसको खाना बनाना नहीं आता, तो तुम इसकी ऐसी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? इसने काफी अच्छी सी मेहनत की और काफी अच्छा खाना बनाया। वैन उस खीर को खा रहा होता है, कह रहा होता है, जिस खीर में शक्कर ही नहीं उस खीर का मतलब ही क्या, इसमें तो बिल्कुल मिठास नहीं है। इसको मीठा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये खाने में मीठा लगता है पर ये तो बिल्कुल मीठा नहीं है।
जाओ को तो ये बात सुन के बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वैन की माँ भी वैन को हल्का हल्का मार रही होती है और कह रही होती है ऐसा थोड़ा बोलते हैं, कितने बदतमीज हो गए हो तुम। अब ना ये जो अपना वैन कर रहा होता है ना, बस जाओ को चिढ़ाने के लिए कर रहा होता है। वैन मन में ये कह रहा होता है तुम थोड़ी और मेहनत करोगे ना तो काफ़ी अच्छा बना लोगे, वैसे भी तुमने काफ़ी ठीक बनाया है पहली बार के हिसाब से। तो अब वो लोग खाना खा लेते हैं तो वैन की माँ जाओ से कहती है, अब बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम बोलोगे मैं तुम्हें वो दूंगी, भले तुम्हें मेरी जान भी चाहिए होगी ना तो मैं तुम्हें अपनी जान भी दे दूंगी। जाओ बोलता है मैं आपकी जान का क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू बोलने के लिए। वैन की माँ बोलती है नहीं, हमारे यहाँ का रिवाज है, खाना बनाने के बाद हमें कुछ देना पड़ता है, तो तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जाओ बोलता है मुझे अभी तो कुछ नहीं चाहिए। वैन की माँ बोलती है तुम्हें जब भी कुछ भी चाहिए होगा ना तो मेरे से बोल देना, मैं तुम्हें वो पक्का दूंगी, ये वादा है मेरा। जाओ कुछ नहीं कहता और हाँ में सर हिला देता है। वैन की माँ फिर वैन से कहती है तुम्हें भी कुछ देना है वैन, चलो निकालो। वैन कहता है मैंने उपहार तो रखा था पर ये खाना खाने के बाद मुझे उपहार देने का मन नहीं कर रहा। वैन की माँ इस बार वैन को थोड़ा तेज मारती है और कहती है बस बहुत घींच चुके इसकी टांग, चुपचाप इसको इसका उपहार दो। वैन कहता है हाँ देता हूँ। फिर वैन एक दासी को बुलाता है और एक ना बहुत बड़ा सा बॉक्स रहता है जिसके अंदर एक तलवार रहती है। वैन उस तलवार को निकालता है और जाओ को दे देता है और कहता है ये बहुत अच्छी तलवार है, मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। जाओ बोलता है मेरे गुरुजी की दी हुई तलवार मेरे पास है और मैं उसके सिवा कोई यूज़ नहीं करता, तो धन्यवाद इस उपहार का, वैसे भी मुझे तुमसे कोई उपहार नहीं चाहिए था। और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। वैन की माँ जाओ को रोकती है पर जाओ नहीं रुकता है। जाओ काऊ बेनिंग के पास जाता है और कहता है गुरजान तुम्हें कहीं मिली। काऊ बेनिंग कहता है नहीं मिली। जाओ कहता है ठीक है आज रात तो मुझे मिल ही जाएगी। काऊ बेनिंग बोलता है कैसे। जाओ बोलता है वैन ने कहा था अगर मैं खाना बना दिया तो वो गुजरान मुझे दे देगा, तो मैंने तो उसके लिए कर दिया है, तो वो भी अपना वादा निभा दे। काऊ बेनिंग कहता है आपको क्या लगता है वो अपना वादा पूरा करेगा। जाओ कहता है पता नहीं। काऊ बेनिंग फिर कहता है वैसे यहाँ का खाना बहुत अलग है ना। जाओ कहता है और बनाने में भी बहुत मुश्किल है, मेरी तो हालत पंचर हो गई। अब कहानी शिफ्ट होता है गुरजान पे। गुरजान मस्ती कर रही होती है जंगलों में, तभी उसके हाथों में चोट लग जाती है और खून बहने लग जाता है। तभी वैन वहाँ पे आता है और गुरजान को बहुत डांटता है और गुरजान के जहाँ से खून निकल रहा होता है वहाँ पे एक कपड़ा भी बांधता है। वैन अभी भी डांट रहा होता है तो गुरजान कहती है छोटी सी तो चोट है, अब तो डांटना बंद कीजिए। वैन कहता है तुम्हें डांटना मैं बंद नहीं कर सकता, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है, कितनी शैतानी करती हो तुम। गुरजान कहती है हाँ ठीक है डांटते रहिए, वैसे आप यहाँ पे क्यों आए हैं। वैन कहता है तुम अपने मास्टर शो से मिलना चाहती थी ना। गुरजान खुद से कहती है हाँ मैं मिलना चाहती थी। जाओशू कहता है अब तुम मिल सकती हो, तुम्हें आज ही जाओशू से मिलना है तो तैयार हो जाओ घर चलने के लिए। गुरजान खुश हो जाती है। अब कहानी से जाओ जूसू पे होता है जो काफ़ी देर से वैन का इंतज़ार कर रहा होता है कि वैन कब लाके गुरजान को उसके सामने खड़ा करेगा। पर जब वैन आता है तब अकेला ही आता है, गुरजान उसके साथ नहीं रहती है, इसलिए जाओ को गुस्सा आता है और कहता है कितनी टाइम हो गई है, कब का मैंने खाना बनाया है, गुरजान कहाँ है मेरी, तुमने वादा किया था ना, अब तुम वादे से मुकर तो नहीं रहे हो। अरे बाबा लाया हूँ ना मैं गुरजान को। जाओ कहता है कहाँ पे है। वैन जाओ के पास जाता है और उसका हाथ ले लेता है और अपने पेट पे रख लेता है, मतलब वो ये सारा कर रहा होता है कि गुरजान उसके पेट में है, मतलब वैन उससे खा गया। ये देख के जाओ इतना गुस्सा होता है कि वैन को मारने के पीछे पड़ जाता है और ना मार भी रहा होता है। वो दोनों अच्छी खासी फाइटिंग कर रहे होते हैं। वही था जाओ एकदम गुस्से में, पर वैन अपना मज़ा कर रहा होता है। वो पूरे महल में घूम घूम के लड़ाई कर रहे होते हैं और सारे के सारे देख के सोच रहे होते हैं इन्हें अभी ही तो शादी की थी, ये लड़ क्यों रहे हैं। अब वैन और जाओ पूरे महल में घूम घूम के लड़ रहे होते हैं। इस वजह से महल की सारी चीज़ें वैन पे और जाओ पे गिरने लग जाती है। एक शख्स फूलों की टोकरी ले जा रहा था। वैन जाओ लड़ते लड़ते वहाँ पे पहुँच गए। उस शख्स के हाथों से वो टोकरी गिर जाता है, जिस वजह से वैन और जाओ के सर पे फूल गिरने लग जाते हैं, पर वो फिर भी नहीं रुकते और लड़ते लड़ते छत पे पहुँच जाते हैं। अब वो महल के ऊपर पहुँच जाते हैं तो महल काफ़ी बड़ा था, जिस वजह से अब जो बाहर के गाँव वाले लोग हैं ना वो भी उनको देख सकते थे। एक बच्चा कहता है ये हमारे राजकुमार वैन है क्या, और ये तो इनके नए पति है ना, सॉरी पत्नी, ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तभी वहाँ पे एक अंकल कहते हैं
ये तो प्यार होता है, लड़ाई झगड़े से ही तो प्यार बढ़ता है। ये ऐसे ही लड़ रहे हैं, सच्ची मुच्ची का नहीं लड़ रहे बच्चा। अब तुम जाओ अपनी पढ़ाई कर लो। वो बच्चे कहते हैं ठीक है अंकल, और ये कहते ही वहाँ से वो बच्चे चले जाते हैं। अपने वैन और जाओ अभी भी लड़ रहे होते हैं, पर ना थोड़ा जाओ का मिस बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिरने वाला रहता है। तभी वैन जाओ का कमर पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। वो दोनों ना बड़े ही आराम से नीचे आ रहे होते हैं। वैन ने अभी भी जाओ का कमर पकड़ा हुआ था और वैन जाओ की आंखों में ही देखा जा रहा था और जाओ भी वैन की आंखों में देखा जा रहा था। वो दोनों ही सेफली नीचे आ जाते हैं। जाओ कहता है गुजियान कहाँ पे है वैन केजिंग। वैन फिर बोलता है ठीक है, मैं अब तुम्हें और नहीं सताऊंगा, मैं तुम्हें गुजियान से मिला ही देता हूँ। फिर वैन चिल्ला के बोलता है गुजियान। फिर गुजियान वहाँ पे आती है और आते आते ही जाओ के कान खाने लग जाती है। वो कहती है मास्टर आप कैसे हैं, आप बहुत थक चुके हैं, आप ठीक तो हैं ना? वैसे आप बहुत ही प्यारे लग रहे थे अपने शादी वाले दिन में, आप बहुत ही अच्छे लग रहे थे। गुजियान कुछ ना कुछ बोली जा रही थी। गुजियान को देख के जाओ को बहुत दिल में सुकून मिलता है और उस वजह से ही जाओ की आंखों में खुशी वाली आंसू आ जाती है। गुजियान आंसू देख के बोलती है आप रो क्यों रहे हो मास्टर? जाओ बोलता है कुछ नहीं, तुम कैसी हो? गुजियान बोलती है मैं तो एकदम ठीक हूँ। जाओ जिसु गुजियान के हाथों में चोट देख लेता है। उसको लगता है कि इन्हीं लोगों में से किसी ने गुजियान को मारा होगा और वो काफ़ी गुस्से में रहता है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलना चाहता था। फिर जाओ जिसु गुजियान से कहता है काओ वेनिंग कब से तुमसे मिलना चाहता है, तो क्या हम काओ वेनिंग से मिल लें? गुजियान कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं भी काफ़ी समय से काओ वेनिंग से मिलना चाहती हूँ, तो हम चलें? जाओ हाँ में सिर हिलाता है और वो दोनों वैन को बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। वैन भी फिर मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता है। अब हमें दिखाया जाता है काओ वेनिंग गुजियान को जैसे ही देखता है ना उससे बहुत खुशी मिलती है। वो गुजियान के गले मिलना चाहता था पर वो मिल नहीं पाता। काओ वेनिंग की आंखों में आंसू रहता है और वो अपने आंखों के आंसू के साथ ही कहता है कैसी हो गुजियान, ठीक तो हो ना? उन लोगों ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाया ना? गुजियान कहती है बिल्कुल नहीं, वो लोग ऐसे नहीं हैं जैसे हम लोग सोचते थे, ये लोग तो काफ़ी अच्छे हैं। अब ये सुन के दोनों ही शांत हो जाते हैं और कहते हैं क्या मतलब? जाओ जिसु कहता है उन्हें ही तुम्हारे हाथ में चोट पहुँचाया ना? गुजियान अपने हाथों को चोट को देखती है और कहती है बिल्कुल नहीं, ये तो मैं मस्ती कर रही थी, इस वजह से मुझे चोट लग गई, उल्टा वैन भाई ने मुझे ये पट्टी लगाई। जाओ थोड़ा सा गुस्से में रहता है और कहता है वैन भाई अब वो तुम्हारा भाई हो गया? गुजियान कहती है हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, आप लोग जैसा उन्हें समझते हो ना वो ऐसे नहीं है। इनफैक्ट भूत घाटी के सारे लोग जैसा आप समझते हैं वैसे नहीं है, ये बहुत काइंड हार्टेड है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। काओ वेनिंग कुछ कहना चाहता था पर जाओ जिसु उसे पीछे से इशारा कर देता है शांत होने का। जाओ बोलता है ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम बची कैसे, तुम यहाँ पे कैसे आई? गुजियान बताती है मैं भागते भागते भूत घाटी के जंगल में आ गई थी, मेरे पाँव में काफ़ी चोट भी लग गई थी, फिर अचानक से मेरे सामने एक ब्लैक पैंथर आया, मैं डर के बेहोश हो गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं एक बिस्तर पे थी और कोई आंटी मेरी पट्टी कर रही थी पाँव में और अपने बेटे को कह रही थी कि तुम फिर से इसको डरा दिए ना, तुम सभी लोगों को डराते रहते हो, तुम अपनी हरकतें कब बदलोगे? और वो लड़का कह रहा होता है मैंने नहीं डराया है मम्मी, ये खुद ही डर के पता नहीं कैसे बेहोश हो गई, मैंने तो कुछ ही नहीं किया। अब गुजियान अपने पूरे होश में आती है और ऐसा ना वो डर जाती है एक नई जगह को देख के, तो फटाफट एक जगह पे ऐसे ना सुमक के बैठ जाती है। मतलब एक होता है ना कि एक जगह पे ही पूरा अपने आप को बंद करके बैठ जाना, और वो डरते हुए कहती है तो तुम लोग कौन हो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ और ये जगह क्या है? और वो जो लेडी और उनके बेटा होता है ना वो अपना वैन और वैन की माँ रहती है। वैन की माँ गुजियान से कहती है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सेफ हो और तुम्हारे पाँव से भी खून नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हारी पट्टी कर दी है। गुजियान अब जाओ जिसु को कहती है मुझे तो पहले उन लोगों पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने उनकी बातों पे विश्वास भी नहीं किया, पर मैं मरना भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा नाटक किया कि मुझे उनकी बातों पे विश्वास है। गुजियान फिर कहती है मैं धीरे धीरे जब उनके साथ रही, मैं भूत घाटी से भागना चाहती थी पहले तो, पर मैं जैसे ही उनके साथ रही, जैसे ही यहाँ के लोगों से घुली मिली, तब मुझे पता चला यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे लोग जितने भी लोग आए हैं ना उनको वैन ने नहीं मारा है, उनको इनफैक्ट एक नया घर दिया गया है, उनको एक नया परिवार मिला है यहाँ पे आके, जैसे मुझे भी एक नई परिवार मिली। वैन की मम्मी ने मुझे अपनी बेटी की तरह समझा और वैन ने अपनी बहन की तरह, वो लोग काफ़ी अच्छे हैं। जाओ भाई आप जैसा समझते हैं ना
वैसे वो बिल्कुल नहीं है। जाओ कुछ नहीं कह रहा होता है और वो हाँ में सर हिला देता है। फिर गुजियान कहती है मैं आपको ये महल दिखाऊं? जाओ कहता है बाद में देखेंगे, ठीक है। गुजियान कहती है ठीक है। फिर वो जाओ से कहती है मैं 1 मिनट में आती हूँ। जाओ कहता है ठीक है। गुजियान वहाँ से चली जाती है तो जाओ गुस्से में एक चीज़ को उठा के फेंक देता है और कहता है मुझे पता था इन लोगों को वशीकरण आता है, इन लोगों ने गुजियान पे वशीकरण किया है। गुजियान पे क्या, यहाँ पे सारे लोगों को किया है, इसलिए इन सारे लोगों को ये जगह उनका घर लगता है। उन लोगों ने इन लोगों को बंदी किया है, इन लोगों को पता भी नहीं है। गाओ वेनिंग कहता है वशीकरण? जाओ कहता है हाँ, इन लोगों ने ना इन सारे लोगों को अपने वश में कर दिया है, अपने आप को इतना अच्छा दिखाया गया है। गाओ वेनिंग कहता है ऐसा भी होता है क्या? जाओ जिसु कहता है जो एक वाइट कपड़े को किसी भी कलर में बदल देता है, तुम क्या सोचते हो उसकी शक्ति कम होगी क्या? ये बहुत शक्तिशाली लोग हैं, दूसरों के दिमाग में जो डालना चाहे डाल सकते हैं। मुझे ना गाओ चोंग ने कहा था, मुझे गाओ सर ने कहा था, पर मैं विश्वास ही नहीं किया था। पर यहाँ पे आके मुझे पता चल रहा है कि ये लोग वशीकरण जानते हैं। अब जाओ को ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना उन पे वैन ने वशीकरण किया है, मतलब उनका माइंड कंट्रोल कर रहा है। ऐसा बता रहा है कि वैन केजिंग अच्छा है और उनको भी वैन केजिंग अच्छा लग रहा है। जाओ कहता है अब मुझे कुछ ना कुछ करके इन लोगों का वशीकरण हटाना पड़ेगा ताकि ये लोग यहाँ से आज़ाद हो सके, अपनी दुनिया जी सके। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुजियान वैन और गाओ वेनिंग को पूरा महल दिखा रही होती है। अब वो लोग ट्रेनिंग एरिया में पहुंचते हैं जहाँ पे युद्ध कला सीखी जाती है। जाओसु वहाँ पे जैसे ही पहुंचता है उससे गुस्सा आने लगता है क्योंकि जो अपनी वो छोटी वाली लड़की थी ना जो वैन केजिंग के लिए युद्ध कला सीखना चाहती थी, वो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रही होती है जिस वजह से उसके ना बहुत चोटें भी लग गए होते हैं। वो लड़की अपनी मर्जी से ट्रेनिंग कर रही होती है पर जाओसु को ऐसा लगता है कि ये लोग छोटे बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि उनके आगे जाके काम आए किसी युद्ध में। जाओसु मन में बोलता है मैं जितना सोचा था ये लोग उससे ज़्यादा खराब है, एक इतनी छोटी बच्ची को इतनी हार्ड ट्रेनिंग कौन करवाता है। जाओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो दोनों से बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस चला जाता है और गुस्से में ही अपने कमरे में बैठ जाता है। अब जाओ के पता नहीं कब नींद लग जाती है और काफ़ी नाइट हो गई होती है, मतलब नाइट के 3 या फिर 4 बज रहे होते हैं। तभी जाओ के कान में अचानक से एक आवाज़ आती है जो कहती है मुझे बचाओ, इधर आओ, मुझे बचाओ। ये आवाज़ बार बार रिपीट हो रही होती है जिस वजह से जाओ की नींद खुल जाती है और वो देखने लगता है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर जाओ उस आवाज़ का पीछा करने लग जाता है और वो पीछा करते करते उसी जंगल में आ जाता है जहाँ पे वैन की माँ ने एक रिचुअल परफॉर्म किया था। जाओ जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब पहले कोई एक बोल रहा होता है, अब ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सारे लोग एक ही बात बोल रहे होते हैं। जाओ को कान में दर्द होने लग जाता है इतनी तेज़ आवाज़ सुन के और वो अपना कान बंद कर लेता है, पर वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। वो सारी आवाज़ एक ही बात कह रही होती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब जाओ को समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही होती है क्योंकि आगे ना कुछ नहीं था, बस जंगल ही जंगल था और वो जंगल काफ़ी घना लग रहा था और वहाँ पे बहुत सारे कांटों वाले पेड़ थे, इस वजह से कोई अंदर जा भी नहीं सकता था। जाओ जिसु के कान से खून निकल आने लगता है, इतनी तेज़ आवाज़ हो गई होती है। जाओ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो अपना कान पकड़ के बैठा हुआ रहता है और बहुत तेज़ चिल्लाता है। तभी अचानक से जाओ को एक फ्लूट की आवाज़ सुनाई देती है, एक बांसुरी की आवाज़, जिस वजह से जाओ को शांति मिलती है। अब वो आवाज़ थोड़ी तेज़ होती है और वो आवाज़ जाओ के थोड़े से पीछे ही आने लगती है। जाओ पीछे मुड़ के देखता है तो जाओ देखता है कि वैन केजिंग वो फ्लूट बजा रहा होता है। फिर वो आवाज़ आना बंद हो जाती है तो वैन केजिंग अपना फ्लूट बजाना बंद कर देता है। वैन केजिंग को वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, वो आवाज़ सिर्फ जाओ जिसु को ही सुनाई दे रही थी, पर वैन को पता था कि जाओ को कोई आवाज़ आ रही थी, इसलिए वैन वो फ्लूट बजाता है ताकि जाओ को शांति मिल सके। वैन जो फ्लूट बजा रहा होता है उसे जादुई धुन कहते हैं। वैन फिर जाओ को हाथ देता है उठने के लिए, पर जाओ वो हाथ लेता नहीं है और खुद ही उठ जाता है और जाओ से गुस्से में बोलता है ये किसकी आवाज़ है, किसकी आवाज़ आ रही थी, कौन मदद मांग रहा था, किसको तुमने बंदी बना के रखा है वैन केजिंग। वैन मुस्कुराता है और कहता है आवाज़, कैसी आवाज़, मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। जाओ बोलता है झूठ मत बोलो, इस जंगल के पीछे काफ़ी सारे लोग मदद के लिए भीख मांग रहे थे। वैन बोलता है अच्छा
तो किसी ने तो सुना होगा, क्योंकि मैंने नहीं सुना। चलो किसी से पूछ लेते हैं, किसी ने आवाज़ सुना कि नहीं। जाओ कुछ नहीं बोलता है और गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। जाओ उस जंगल की तरफ ही देख रहा होता है, फिर जाओ वहाँ से चला जाता है। वैन उस जंगल की तरफ देखता है और कहता है, घटिया चाले, चलना बंद नहीं करते लोग। और ये कहते ही वैन केसिंग भी वहाँ से चला जाता है। और अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और जानना चाहते हैं ये आवाज़ें कहाँ से आ रहे हैं तो इस FF के सारे पार्ट सुनिएगा, और सारे पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये FF जब भी आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। और हाँ गाइस, एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर लिखना है, अगर आपको कुछ लिखना भी नहीं हो ना तो एक 1 रेड हार्ट भी भेज दीजिएगा, चलेगा। या फिर आपका फेवरेट रेड हार्ट, मेरा फेवरेट ब्लैक कलर है तो मैं ब्लैक कलर का हार्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अगर मुझे किसी को देना हो तो आप मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट हार्ट कौन सा है, मतलब कौन सा कलर का हार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।